सासू माँ। राजीव बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और साथ ही उसकी कमर भी 90 डिग्री पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम खुद कर लेती थी, परंतु फिर भी वह राजीव की पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती रहती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राजीव के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, राजीव की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वे मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? राजीव की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी दादी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राजीव बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते, चूँकि राजीव एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता। रात को राजीव की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन तारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। राजीव को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे राजीव की मना स्थिति को उसकी माँ सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी कि बेटे को कोई कष्ट न हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राजीव बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिद्वंद्विता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे राजीव से कहा, राजीव, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राजीव ने आश्चर्य से पूछा। झट से कामनी ने कहा, अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राजीव जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी पत्नी और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उन्हें इन मनोभावों से दबा दिया था। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब राजीव बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार, आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से डॉक्टर राजीव के चाचा आ रहे थे।
डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलजुल कर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राजीव, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने राजीव की ओर देखा तो राजीव ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम सभी लोग भाभी से मिलने अपने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राजीव, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आई। डॉक्टर रमेश ने राजीव को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राजीव का कोई दोष नहीं, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है। डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर राजीव को देखने लगी। आज तुम जिस स्तर पर हो वो इन्हीं संघर्षों की देन है। और बेटा राजीव, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। राजीव को तो काटो खून नहीं। डॉक्टर रमेश जो उनके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो राजीव को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इस दुनिया में और कोई नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में रहेंगे मेरे साथ, और कोई नहीं रहेगा। राजीव ने खा जाने वाली दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मना स्थिति को समझा और पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राजीव को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।